ये मैंने कुछ आपको रीजन बिहाइंड करेंसी फ्लक्चुएशन दे रखा है ना जी। इसको थोड़ा सा जानना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएशन होता क्या है, तब हम फिर आगे आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, कोई मुझे बता सकते हैं कि करेंसी में फ्लक्चुएशन क्यों होता होगा? हाँ जी, डिमांड, बिल्कुल सही बात है जी। मेन जो रीजन है इसका करेंसी अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का, वो है डिमांड एंड सप्लाई। बहुत बढ़िया। कहां से आता है ये डिमांड सप्लाई, कहां से जनरेट होता है ये? सोचिए आप, इकोनॉमी से। बहुत बढ़िया। यानी कि कोई भी एक न्यूज हो या कुछ ऐसा इकोनॉमिकल जो प्रोविजन हो गया, ऐसे सोचिए गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी है, कुछ ऐसा है, उसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई क्या होते हैं, वहां पे जनरेट होते हैं। जैसे देखिएगा, अगर कुछ इंडिया के लिए बुरा हो, मैं इस कॉन्सेप्ट का नाम भी यहां पे लिख देता हूं, ठीक है जी। अभी देखिए 1 से 2 क्लास तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही चलेगा। रीजन ये है कि नॉर्मल में हमारा जो है, नॉर्मल जो क्लास चलती है जिसमें ये लिखा गया है, उसमें 4th लेक्चर में जाके हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है जी। 4th लेक्चर में जाके पहला क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि कल हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है जी। तो होना चाहिए, क्योंकि 50% टाइम सेव होना हमारा, हो भी जाएगा। तो इसीलिए इसका मतलब है आज और कल में तो आप कुछ भी नोटिंग नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हो जाएंगे। तो जब हम नोटिंग नहीं कर रहे होते ना, तो हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा कम होता है। मैं आपके लेवल पे जाके बैठता हूँ, तो कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन करें, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कैलकुलेटर रखिए, मैं जो भी कैलकुलेशन देता हूँ, हर कैलकुलेशन को रफली लिख के आप चेक करने की कोशिश करो, या आप रफली बताने की कोशिश कीजिए, कंसंट्रेशन बना रहेगा। देखिए, थोड़ा सा एफर्ट मैं लगाऊंगा, थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना है। जब तक दोनों का एफर्ट नहीं लगेंगे तब तक कुछ उसका कंक्लूजन नहीं आ सकता, रिजल्ट नहीं आ सकता। ये चीज याद रखिए। इधर आइए, मैं आता हूं रीजन पे। एक चीज माइंड में हमेशा सेट कीजिएगा, मैं कोई प्रैक्टिकल पोर्शन भी स्किप नहीं करूंगा। कुछ लोग यहाँ पे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बैठे कि सर आप कुछ ऐसा बता दो जिससे हमारा एग्जामिनेशन पास हो जाए। ठीक है, वो रहेगा ही रहेगा, बट उससे जो प्रैक्टिकल लिंकेज है उसको मैं मिस नहीं करूंगा, क्योंकि जहां से आपका पढ़ने में जो इंटरेस्ट आता है जिस चीज से, मैं अगर वही चीज वहां से हटा दूंगा आपको, क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक चीज है हमारा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिकल अगर हम लिंकेज कर दे कि अच्छा मार्केट में क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होते हैं, वो डेटा अगर लिंकेज हो जाए तो थोड़ा सा क्लैरिटी क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाते हैं। तो हम टाइम सेव करने के लिए उस चीज को मैं स्किप नहीं करूंगा। तो आपको किसी को इरिटेट नहीं होना है, सर इसकी जरूरत क्या है अभी मार्केट बताने की, हमें क्या जरूरत है, मार्केट इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हमें जरूरत नहीं, हमें पास करनी है। जानना पड़ेगा। इकोनॉमी को आप थोड़ा सा लिंक करोगे तो पढ़ने में क्या होगा, थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है जी। तो मैं आपको क्योंकि इकोनॉमी से थोड़ा सा डेटा लिंक करूंगा अभी, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये देखिए, रीजन बिहाइंड करेंसी फ्लक्चुएशन। सबसे पहले मैं सेम वही टॉपिक में आगे बढ़ूंगा जिस टॉपिक में आपका पीडीएफ नोट्स है। ठीक है जी। जैसे अभी आप लोगों ने बोला डिमांड सप्लाई, एक चीज देखिएगा, डिमांड सप्लाई तो बहुत बढ़िया, यानी कि इसका मतलब ये रहा कि अगर इंडिया में डॉलर का डिमांड अभी बढ़ जाए तो क्या होगा, बता सकते हो कोई मुझे? थोड़ा जल्दी से, डॉलर का डिमांड बढ़े क्या होगा? रुपये के लिए क्यों सोच रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एप्पल का डिमांड महंगा होगा तो एप्पल महंगा, सॉरी एप्पल का डिमांड ज्यादा होगा तो एप्पल का प्राइस बढ़ेगा। सिंपल बोलो ना, उल्टा सोचने की जरूरत क्या है, मुझे ये नहीं समझ आता है। डॉलर का अगर डिमांड बढ़ेगा तो डॉलर महंगा होगा, बोलो ना आप सिंपली, और डॉलर महंगा होगा तो रुपये तो ऑटोमेटिकली सस्ता होगा। तो मैं रुपये के लिए क्यों सोचूं, मैं क्यों ना डॉलर के लिए डायरेक्टली सोचूं। ठीक है जी। यानी कि डॉलर का डिमांड ज्यादा होगा तो डॉलर महंगा होगा, बाकी और क्या होगा मुझे नहीं मालूम। डॉलर का डिमांड सॉरी सप्लाई ज्यादा होगा तो डॉलर सस्ता होगा। अच्छा, इंडिया में डॉलर में खरीदा बेचा जाता है या रुपये खरीदा बेचा जाता है? डॉलर। इसका मतलब इंडिया में जो डिमांड आएगा डॉलर अप एंड डाउन का, याद रखिए। और डॉलर के नजरिए से आप सोचिए, जब हमें रुपये के नजरिए से सोचना होगा तो हम उसको उल्टा कर देंगे। दूसरी बात है, अब आइएगा, अगर कोई इंडियन इकोनॉमी के लिए बैड न्यूज आता है, ध्यान से सोचिएगा, अगर कोई इंडियन इकोनॉमी के लिए बुरा न्यूज आता है क्या होगा, मुझे बता सकते हो?
इंडिया में जो लोगों ने पैसे लगा रखा है वो पैसा क्या होगा, यहां से निकलना स्टार्ट होगा। कौन सी करेंसी निकलना स्टार्ट होगा? अगर इंडिया के लिए बैड न्यूज है तो, अगर इंडिया के लिए कुछ बैड न्यूज है तो वो यहां से डॉलर निकलना स्टार्ट होगा। डॉलर कैसे निकलेगा? सोचो सोचो सोचो। डॉलर इस तरीके से निकलेंगे कि डॉलर यहां लोग बाई करेगा। डॉलर का यहां डिमांड क्या होगा? डॉलर का डिमांड जो होंगे वो यहां पे हाई होंगे, और डॉलर का डिमांड हाई होंगे तो डॉलर आपके लिए क्या बन जाएगा बताइए? डॉलर महंगा होगा, एप्रिसिएट करेंगे। इसका मतलब सोचिए आप, हमारा करेंसी क्या होगा? रुपी करेंसी क्या होंगे बताइए? रुपी डेप्रिसिएट होंगे, सिंपल सी बात है। इसका मतलब इंडिया के लिए बुरा न्यूज हो तो इंडियन करेंसी डेप्रिसिएट करेगा। मैं ऐसे अज्यूम कर सकता हूं। सोचिए आज से कुछ दिन पहले, अच्छा यूरोपियन यूनियन वाले, ये कुछ तो अभी तो रिसेंट यही है तो हम इसी को बोल सकते हैं, कुछ पता था ये क्या था इस बीच में? ब्रेग्जिट ब्रेग्जिट सब कहते थे। ये ब्रिटेन जो एग्जिट हुआ था, इसका ये पूरा कंडीशन पता है मुझे, न्यूज मैंने देखा था, सारा मुझे सिचुएशन पता है। कितने कहते हो? हैंड रेज करके दिखाइए। 1 2। अब सोचिए इतना बड़ा हादसा हो गया और हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉस परेशान कर रखे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, फेसबुक अपडेट करते जो टाइम मिलते हैं उसमें, बाकी तो इकोनॉमी की जरूरत ही नहीं है। उसी फेसबुक में कहीं ना कहीं आपका ब्रिटेन का एग्जिट का भी कहानी लिखा होगा, बट उसको पढ़ने का जरूरत नहीं समझा। दोस्तों ने खाना खा रहा था, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उसका बढ़िया फोटो था तो लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरत था। ठीक है जी, चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं बताता हूं आपको, मैं अगर अभी फेसबुक पे कोई फोटो अपलोड करूं या कुछ भी अपलोड करूं, 2 से 3 घंटे में 500 लाइक आएंगे। मैं अभी कोई इकोनॉमी का डेटा डालूं, 1 दिन के अंदर मुश्किल से 100 लाइक पहुंचेगा, 1 दिन के अंदर। क्यों? तो वहां से पता चलता है, क्योंकि हम फेसबुक को यूज करते तो मार्केट सर्वे भी कर रहे होते हैं। कभी कभी मुझे जानना होता है एग्जामिनेशन टाइम में कि बच्चे पढ़ रहे हैं या सो रहे हैं। 12 1 2 बजे रात में कुछ एक ऐसा चीज डालेंगे, कुछ शायरी वगैरह डाल देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे, पता चल जाएगा अच्छा वहां पे क्या क्या आ रहा है, समझ में आ जाता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, फिर उसको बोल देते बेटे पढ़ ले। यानी कि मार्केट सर्वे करने के लिए हम उसको यूज करते हैं कभी कभी। ठीक है जी, हाँ आ जाइए वापस आप यहाँ पे। तो नहीं, वही चीज है, इकोनॉमी डेटा डालो तो उस पर ध्यान नहीं होता है, जबकि हमारे प्रोफेशन में ज्यादा ध्यान उस पर होना चाहिए, इस पे नहीं। ठीक है जी, आइए वापस। अभी जो मैं बताऊं, क्योंकि मुझे 2 लोगों ने हैंड रेज किया, बाकी को तो पता नहीं है। यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज है? एक संगठन है, संगठन तो समझते हो ना, कुछ लोगों ने मिलके, एसोसिएशन। यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज है? 28 हुआ करते थे, है ना जी। यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्री हुआ करते थे। ये क्यों किया? पहले लोगों को लगा कि हमारे जो बिजनेस है थोड़ा सा क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है जी, यानी कि आप ऐसे सोचिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो हमारा ट्रांजैक्शन है उसको थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बना के इजी बनाने के लिए कुछ लोगों ने क्या किया, अब उसमें करेंसी जो अगर अभी क्या था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था पहले। अब कहीं से भी कोई करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट काउंट हो जाता था। सबने क्या करा, एक कुछ 28 कंट्री मिलके एक यूनियन बना लिए, और सबने सोचा कि चलो मोस्टली उसमें से 17 या 18 जो था उसका नेशनल करेंसी भी क्या बन गया, यूरो। ठीक है जी, सबने एक ही करेंसी यूज करना स्टार्ट किया, सबने तो नहीं, ठीक है जी, मोस्टली ने यूज करना स्टार्ट किया, किसको, यूरो को। अब इन लोगों का जो था ट्रेड का पॉलिसी हो गए, जो भी चीजें सारे लिबरलाइज कर लिए गए। कोई जरूरत नहीं, अगर एक कंट्री से दूसरे में जाते हैं तो कोई वीजा की जरूरत नहीं है, कोई क्या कहते हैं, इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं माने जाएंगे, ये सारे चीज जो है पहले चल रहा था। इसके बीच में एक था यूनाइटेड किंगडम, भी इसी के एक पार्ट थे। ठीक है जी, इनको लगा कि नहीं, हमें ना थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए। जैसे होते हैं ना ज्वाइंट फैमिली होते हैं, ज्वाइंट फैमिली में कुछ एक जो बेटे होते हैं ना, उनको चाहिए होता है कि हमें फ्रीडम चाहिए। ठीक है, हम तो फ्रीडम लेंगे, तो फ्रीडम लोगे तो याद रखिएगा, आप ये मत सोचना कि अगर ज्वाइंट फैमिली से आप बाहर निकल रहे तो आप बहुत जल्दी तरक्की कर लोगे, नहीं होने वाला है आपका अभी। हाँ, तसल्ली, क्या कहते हैं, फ्रीडम तो है आपके पास, बट आपको मुसीबतें बहुत सारे झेलने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो यूके का जो पर्सन वगैरह थे पब्लिक, उनको लगा कि अरे हमें ना
अकेला सारा काम करना है, ठीक है। हमें इन लोगों पे डिपेंडेंट नहीं करना, हमें थोड़ा ठीक नहीं लगता। हम तो लोगों में, और ये ऐसा कौन सोचता है पता है, जिनको अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। सिंपल सी बात है, यूके के पब्लिक के पास ओवर कॉन्फिडेंस, हम तो अपना अच्छा करेंगे, ठीक है जी। अच्छा करेंगे तो क्या करेंगे, हमें नहीं रहना यूरोपियन यूनियन में, हम अपना सारा रेस्ट्रिक्शंस डालेंगे। हमारे कंट्री में कोई आएगा, उनका ये मैं कहना था कि लोग दूसरे कंट्री वाले हमारे आके यहाँ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है क्या है, हमारे पब्लिक का कम है। हमारे देश में दूसरे लोग फ्री में आके काम कर रहे हैं, हम तो काम ही नहीं मिल रहे, ठीक है जी। एक काम करते हैं, जितने ये रेफ्यूजी, जितने बाहर वाले, सबको निकालते हैं हम अपने से, और आएगा तो सिर्फ वीजा के साथ ही आएंगे, सारा ये चीज है, कॉम्प्लिकेशंस डालेंगे, ये सारा करके हमें तो यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना, ठीक है जी। इस चीज के लिए क्या करवाया गया, वोटिंग करवाया गया, पब्लिक के साथ ही रेफरेंडम करवाया गया, किसको हिंदी में कहते हैं आई थिंक जनमत संग्रह। हाँ जी, पब्लिक से ही पूछा गया, आप बताओ रहना चाहते हो यूरोपियन यूनियन में या नहीं रहना चाहते हो। उम्मीद था सबका कि ये लोग मान जाएगा, ज्यादा लोग बोलेंगे कि हमें संगठन के अंदर ही रहना है, ये एक दिन पहले तक का सबका एक्सपेक्टेशन था। उसी हिसाब से मार्केट भी अब चल रहे थे। अब क्या हुआ देखिए, जब रिजल्ट आया, जब वोट का काउंटिंग हुआ तो पता चला लो 51% लोगों ने वोटिंग दे दिया कि नहीं, हमें तो यूके अलग करना है, मुझे यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना है। तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ने क्या करा, एग्जिट करने का डिसीजन ले लिया। तो इसको लोगों ने एक शॉर्ट फॉर्म दिया, इंडियन मीडिया वालों ने, इंडियन मीडिया का दिया हुआ नाम है, याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में ब्रिटेन एग्जिट, तो इसका नाम दे दिया क्या, ब्रेग्जिट, क्योंकि ये आपको आने वाले कुछ दिनों तक सुनने को मिलेगा। ये ग्लोबल स्लोडाउन अराइज कराएंगे शायद, ये लोगों का कहना है, बट इसका इंपैक्ट जो है वो इमीडिएट नहीं दिखेंगे, 6 महीने साल भर लग सकते इसका इंपैक्ट देखने में आपको। अब आइए वापस, इसकी वजह से अब आप सोचिए, ब्रिटेन एग्जिट करता है यूरोपियन यूनियन से, किसके लिए बुरा है बताइए आप मुझे। यूरोपियन यूनियन के लिए भी बुरा है, बट ज्यादा बुरा यूके के लिए है। याद रखिएगा आप, यूके का करेंसी क्या है, ये यूरो नहीं यूज कर रहा था, ये अपना करेंसी यूज कर रहे थे पाउंड, जिसको हम ऐसे सिंबल से डालते हैं, ठीक है जी। अब मुझे बताइए, अगर ऐसा है तो ज्यादा बुरा तो यूके के साथ है ना। अभी हमने बताया, ध्यान से देखिए, अगर इंडिया के लिए बैड न्यूज है तो रूपी करेंसी क्या होता है, डेप्रिसिएट करता है। याद रखिएगा, यूके का करेंसी एक दिन में 1980 के बाद पहले बार 10%, 15% हर करेंसी के रेस्पेक्ट में ये टूटा हुआ है। हर करेंसी के रेस्पेक्ट में मेरे पास ग्राफ पड़ा हुआ है, 4 करेंसी 5 करेंसी के रेस्पेक्ट में, हर में ग्राफ देखोगे तो सीधा ऐसे डाउन हुआ है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बुरा किसके लिए अभी है, किसी और के लिए नहीं, यूरोपियन यूनियन के लिए। सॉरी, यूरोपियन यूनियन तो कम है, उससे ज्यादा यूके वाले के लिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में तो अभी 27 है ना जी। अब वापस आइए, देखिए यूके में लोगों को यह भी कहना है कि शायद रिसेशन आएगा। तो मैं कहता हूं कि यूके में रिसेशन होंगे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, फर्क ग्लोबली पड़ता है, याद रखिएगा। आप मुझे बताओ अभी रिसेशन है या नहीं है, थोड़ा सा तो बोलना पड़ेगा, अभी रिसेशन है नहीं है, नहीं है या है, डेट पता ही नहीं है, बोल दो ना सीधा, पता नहीं है। आपको मैं बता दूं, नॉर्मली हमें नजर नहीं आ रहा है, बट ऑयल एंड गैस कंपनी के अंदर जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगर कोई भी, अगर आपको लगता है कि दोस्त किसी ऑयल एंड गैस कंपनी में है, जाके पता कीजिए कितना बुरा सिचुएशन है। ऑलमोस्ट कंपनी बंद होने की सिचुएशन पे बड़े बड़े कंपनी आ चुका है। आप जाइए, क्या कहते हैं, इधर अरब के साइड, दुबई, कतार, अरबियन कंट्री में जाइए, आप देखिए उसका क्या बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि वहां पे ऑलमोस्ट मोर देन 50% कंपनी का सिचुएशन ये हो चुका है कि अब लिक्विडेट करने की सिचुएशन में। बोलो कैसे पता, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त वगैरह, इंजीनियर वगैरह जो उधर है, वो कहते हैं अभी देखते कब तक है, बहुत जल्दी हम वापस आने वाले हैं। ऑयल एंड गैस का सिचुएशन बताता हूं। आज से न्यू गवर्नमेंट आने से 2014 की बात है, एक बैरल डॉलर जो, सॉरी ये क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल जो हुआ करता था, एक बैरल, इसका प्राइस हुआ करता था $100। ये एक साल के अंदर ये डॉलर मिनिमम 36 बना के अभी आपका $45 के आसपास, आप इसको कह सकते हो, आप ऐसे याद रखिए 50 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। आप मुझे बताइए क्या कर पाएगा ये, याद रखिएगा, जिसका $100 का प्राइस था वो $36 पे पहुंच के फिर थोड़ा सा बाउंस होके कहां पहुंचा है,
$50 पे। आप मुझे बताइए क्या कर लेगा वो, जितना प्रोडक्शन वो एम्प्लॉय को खर्चे नहीं पे कर पा रहे। ठीक है जी, चलिए ये तो मैं रिसेशन की बात कर रहा था। अच्छा 2008 में, ये अभी का रिसेंट सिचुएशन मैंने बताया है, रिसेंट सिचुएशन में रिसेशन है किसके अंदर है, ऑयल एंड गैस कंपनी में। मैं बताऊं, मेरे 3 दोस्त ऐसे हैं जो ऑयल एंड गैस कंपनी में काम कर रहे थे, उन लोगों की सिचुएशन अब ये सितंबर के बाद उनको पहले ही बोल दिया गया आप जॉब ढूंढ लीजिए, सितंबर उसका लास्ट मंथ है, उसमें उसको पेमेंट करके कंपनी लिक्विडेट करवाने के सिचुएशन में। ठीक है जी, तो अब आप समझ जाइए कि क्या सिचुएशन है उधर। आज ही वापस कहते हैं अब एक ही सिचुएशन हो सकते हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ ऑयल एंड गैस के लिए कुछ करेंगे, कुछ अगर रिफाइनरी वगैरह यहाँ कह रहे अगर होंगे तो शायद कुछ वो जॉब देंगे तो काम आएगा, अदरवाइज नहीं है। क्या 2008 में कभी रिसेशन था? है सारे डेटा है मेरे पास, क्या था उस टाइम का रिसेशन का? रिसेशन कैसे समझते हो आप लोग जी? रिसेशन का मतलब डाउनफॉल इन इकोनॉमी, नहीं ऐसे नहीं बोलते। रिसेशन का जो नॉर्मल मीनिंग होते हैं वो निगेटिव ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं। ठीक है जी, अगर किसी कंट्री का जीडीपी निगेटिव में जा रहे हैं तो उसको कहते हैं वो रिसेशन में जा चुका है। यूके रिसेशन में जाएगा, इसकी चांसेस मोर देन 70%, बट इमीडिएट नहीं पता चलेगा ना जी। अब मान लीजिए किसी एक ज्वाइंट फैमिली से एक बाहर निकलते, इमीडिएट उसका इंपैक्ट पता चलेगा? नहीं चलेगा, वो धीरे धीरे पता चलेंगे। चलो वो तो बाद की बात है। वैसे ही आपको मैं बताऊं, रिसेशन में 2008 में था यूएस, याद रखिएगा। इंडिया कभी रिसेशन में गया ही नहीं है, स्लो डाउन में था। स्लो डाउन, हमारा जीडीपी अगर कम होते हैं तो स्लो डाउन में, हम रिसेशन में नहीं थे। ठीक है, क्यों हो गया ऐसे, सोचिए थोड़ा देर के लिए। वहां पे एक लेमन ब्रदर जो 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक था यूएस का, वो बैंकरप्ट हुआ था। नहीं सुना कभी? मुझे पता है ना नहीं सुना होगा, और सुना भी होगा तो ध्यान नहीं देते। लेमन ब्रदर ये जो है ये बैंकरप्ट हुआ था। जब ये बैंकरप्ट हुआ था तो ग्लोबल स्लोडाउन में लेके गया था। ठीक है जी, मेरे पास, मैं कोशिश करता हूं, मेरे पास डेटा है सारे, मैंने सारा ग्राफ बना रखा है कि देखिएगा यूएस का इकोनॉमी कितना डाउन गया है, और इकोनॉमी के साथ साथ मैंने 4-5 कंट्री का मैंने ग्रोथ का मैंने डेटा ग्राफ ले रखा है। इंडिया भी डाउन गया है, चाइना, जितने भी आप देखोगे आसपास का सब डाउन जाते। किसका रीजन है आप मुझे बताइएगा। यूके रिसेशन में जाएगा तो इंडिया में इंपैक्ट नहीं आएगा? ऐसा बहुत सारे कंपनी है जिसका बिजनेस यूके से, बहुत सारे ऐसे कंपनी जिसका बिजनेस यूरोपियन यूनियन से है। टाटा मोटर का मोर देन 25% बिजनेस यूके में है। टाटा स्टील का मोर देन 25% बिजनेस यहां से है। ओकहार्ट जो फार्मा कहते हैं उसका बिजनेस है। अब आप मुझे बताओ, जिसका बिजनेस जहां जितना ज्यादा होंगे, आप देखिएगा जिस दिन ब्रिटेन एग्जिट किया था, जो टाटा मोटर का प्राइस है 15% डाउन था, 15% डाउन था। आप मुझे बताइए हमारे मार्केट में क्यों शेयर डाउन चला गया? वही रीजन है। इसके साथ बुरा होंगे, हमारे साथ बुरा होंगे, हमारे साथ बुरा होंगे तो कल बुरा होगा तो हम अभी निकल जाए ना उससे। क्लियर है जी? तो एक चीज याद रखिएगा, कभी भी कभी इकोनॉमी के लिए बैड न्यूज आएगा तो उससे हमारे करेंसी क्या होंगे? डेप्रिसिएट करेंगे। अभी आज से कुछ दिन पहले चाइना के लिए बुरा न्यूज आए, चाइना स्लो डाउन में गए, चाइना का ग्रोथ कम हो रहे हैं, तो चाइना का युआन जो है वो आप देखिएगा डेप्रिसिएट डेप्रिसिएट डेप्रिसिएट। ठीक है जी, तो एक चीज याद रखिएगा, करेंसी डेप्रिसिएट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके इकोनॉमी थोड़ा अभी बुरा चल रहा है। चलिए और आते हैं। अच्छा, इससे एक और चीज मैं लिंक करूं, क्या डॉलर का डिमांड बढ़ रहे हैं तो डॉलर महंगा हुआ। अच्छा, उसके पैसे बाहर वाले का, ये फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसको कहते हैं। अच्छा, टाइम भी हो गया बहुत ज्यादा, ब्रेक का भी टाइम हो गया। ओके, अभी देता हूं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है ना, ये बड़े इन्वेस्टर है। कहां का? फॉरेन कंट्री का। वो सब इंडिया में पैसे लगा रखा है। अच्छा, मैक्सिमम पैसे कहां लगा हुआ है? कुछ तो इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, तो चलो इंडस्ट्री में लगे हुए वो तो इमीडिएट नहीं निकाल सकता, ऐसा तो नहीं कंपनी को लिक्विडेट करके पैसे लेके चले जाएंगे। अच्छा, वो पैसे कहां लगा हुआ है? तो स्टॉक के अंदर। इसका मतलब मार्केट में लगे हुए हैं। आप मुझे बताइए, क्या उस मार्केट से पैसे निकालना पड़ेगा? उसको निकालना पड़ेगा। तो जब मार्केट से वो पैसे निकालेंगे तो क्या मार्केट में शेयर सेल करेगा? सिक्योरिटी सेल करेंगे। शेयर क्यों बोलूं, बॉन्ड में भी हो सकता है। क्या यहां पे सिक्योरिटीज सेल करेंगे वो? आप मुझे बताइए, क्या सिक्योरिटी का सेल डिमांड बढ़ेगा? सॉरी, मतलब सप्लाई बढ़ेंगे? बोलो जल्दी से। इसका सप्लाई इंक्रीज हुआ, मुझे बताइए
मार्केट में क्या होगा, डाउनफॉल जाएगा। आपको मैं अभी ब्रेक के बाद आइएगा, मैं ग्राफ दिखाता हूं एक। मार्केट जब जब डाउन है डॉलर अप है, जब मार्केट अप है तो डॉलर क्या है, डाउन है। याद रखिएगा हमारे मार्केट के साथ डॉलर का इनवर्स रिलेशन चलते हैं। आप ध्यान से देखिए, अभी रिसेंट बात में कर रहा हूं, जिस ब्रेग्जिट ही हमारे लिए जब से रिसेंट है, अगर उस दिन का न्यूज देखोगे तो मार्केट में, मैं निफ्टी की बात, निफ्टी सेंसेक्स थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे, निफ्टी 350 पॉइंट से डाउन था, तो डॉलर जो था क्या कहते हैं 0.5, यानी कि 50 पैसे से ऊपर ज्यादा का क्या था, वहां पे एप्रिसिएशन थे एक दिन के अंदर। आगे का कुछ न्यूज वगैरह भी है, मैं एक काम करता हूँ लिंक करता हूँ, तारीफ खुद करोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि लगे कि हाँ कुछ है, तो कुछ अच्छा कर पाओगे। ऐसे करता रहो हमेशा, तो ये लाइफ का फंडा होता है। हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचिए। कुछ लोग है ना निगेटिविटी जो दिमाग में पूरा का पूरा भरा होता है, एसएफएम पता नहीं क्या है, ये तो हमारे को अगर 8 पेपर में फेल कराता है तो एसएफएम, मुझे आज तक समझ ही नहीं आया है कि एसएफएम कैसे किसी को फेल करा सकता है। आपको मैं सिर्फ एक चीज कह सकता हूं, आप कोई नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन में बैठे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 45 डेज यहां बैठ के देखिए, ठीक है। और अगर अभी का अटेम्प्ट है, एक भी क्लास मिस ना करो। अगर एग्जामिशन नहीं आता है तो आप मुझे जो बोले वो मानने को तैयार हूं मैं, ठीक है जी। आपको सिर्फ घर पे जाके हाफ एन आवर मिनिमम देना है, आपको मिनिमम हाफ एन आवर, मैक्सिमम अगर दे सकते हो तो घर पे जाके आप 1 आवर दे दीजिए। इससे ज्यादा तो देने को मैं भी खुद ही नहीं बोलूंगा। इसका रीजन ये है क्योंकि आपको और भी पेपर पढ़ने हैं। अगर 1 घंटे 2 घंटे दे दोगे तब तो आप कुछ भी कर सकते हो, 1 घंटे दे दोगे तो भी मैं कह सकता हूं मिनिमम एग्जामिशन की बात करता हूं, उससे आगे तो बात ही छोड़ दो, ठीक है जी। क्लास मिस नहीं करना है, घर पे जाके मिनिमम हाफ एन आवर मैक्सिमम 1 आवर दीजिए। और तब मेरे से आप फॉरेन एक्सचेंज तो 7 डेज में हो जाएगा ना, उसके बाद देखिए क्वेश्चन सॉल्व होता है नहीं होता है। अरे एसएफएम भी कोई चीज है, अगर आज के 100 रुपए कल के 110 रुपए होता है ना, अगर सिर्फ इतना आता हो तो 40 मार्क्स तो ऐसे लेके आ जाएगा वो, क्योंकि उस 100 में से 40 मार्क्स में तो सिर्फ एक ही काम करना होता है। आज के 100 रुपीज कल के कितने होंगे, ठीक है जी, कितना 110। बट 110 अभी बोल रहे हो ना, एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम मैं बोलूंगा कि आज के 100 कल के कितने, बोलोगे 100 ही होगा। आप हंस रहे हो, देखो ठीक है, आपको याद दिला दूंगा। अभी हंस रहे हो ना, डेट याद कर लो, मैं आपको याद दिलाऊंगा। बोलोगे कैसे, आप ऐसे बोलोगे, देखिएगा। जब मैं बोलूंगा आज का 10,000 है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, पहला साल और दूसरा साल में, बताइए कितने होगा, तो आप बोलोगे 5000। तो इसका मतलब आपने यही तो बोला, आज का 100 कल का 100 बोला या नहीं बोला, आप बताओ, अग्री करो। पहले मैंने बोला कि 10,000 मैंने आज किसी से लिया, ठीक है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, फर्स्ट ईयर एंड में और सेकंड ईयर में एंड में। आप बोलोगे 5000 एंड 5000। मैंने क्या बुरा बोला, अभी मैंने क्या बोला था। आप आने टाइम पे बोलोगे कि आज के 100 रुपए कल के 100 रुपए, तो आप हंस रहे थे। अब मैं आप पे हंसूंगा कैसे, आज के 10,000 कल के 5000 और 5000 कैसे हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बट ये बताओगे आप, मैं आपको डेट याद करा दूंगा, ठीक है जी। आज फर्स्ट डे ना, फर्स्ट डे हमेशा याद होते, ठीक है। आज से मैं आपको 15 दिन के बाद देखूंगा, यही चीज पूछूंगा और यही बोलोगे आप, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा, फिर मैं आप पे हंसूंगा, ठीक है जी। हाँ तो अभी आप हंस लो, अभी आपका दिन है, ठीक है जी। आइए वापस देखिए, हम अभी बात कर रहे थे इकोनॉमी का। देखिए मार्केट क्या होते हैं, जब भी मार्केट अप एंड डाउन की बात करें तो हम लोग सीधा निफ्टी से बात करते हैं, ठीक है जी। निफ्टी हम इसके बाद देखेंगे, मैं सीधा सिंपली बता दूं, निफ्टी या सेंसेक्स जो है वो एवरेज मार्केट को बताता है। अगर मान लीजिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, वो भी देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा, मैंने लिस्ट में आपको स्टॉक एक्सचेंज डाला या नहीं डाला, नहीं डाला था ना, वो डालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप डेरिवेटिव नहीं समझ पाओगे। मैंने सोचा था ज्यादा नहीं दूंगा, सिर्फ बेसिक बेसिक जितना जरूरत है उतना बताना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव का जो ट्रेडिंग होंगे ना, वो उस यहां से लिंक होगा। तो मैं यहाँ पे बीच में एक इंसर्ट कर देता हूं, स्टॉक एक्सचेंज का भी एक क्लास मुझे देना पड़ेगा, एक ही दूंगा बस मैं, ठीक है जी, क्योंकि वो उससे डेरिवेटिव लिंक हो जाएगा। और डेरिवेटिव जिसको मार्केट समझ नहीं आता उसको डेरिवेटिव बढ़िया से समझ नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है जी, क्योंकि मार्केट जिनको समझ आता है उन्हीं को डेरिवेटिव दिल से समझ आ सकता है। वापस आइएगा इधर हाँ जी, हाँ वही कॉल पुट की बात करें, कॉल पुट वगैरह उन्हीं को समझ आता है जिसको मार्केट समझ आते हैं। फिर से वापस आता हूं मैं, यानी कि हमने अभी बताया कि जब मार्केट हमारा डाउन होते हैं, मार्केट ऑन एन एवरेज में कौन बताता है, मैं कहता हूं आज मार्केट में क्या चल रहा है, अगर आपको देखना है तो क्या देखने जाओगे, ऐसा क्या डेटा है जिसको देख क्या बोलोगे कि मार्केट अप है या मार्केट डाउन है, सीधा निफ्टी या सेंसेक्स। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एवरेज बताते हैं, तो सेंसेक्स
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का के एवरेज बताते हैं, ठीक है जी। अब बोलोगे सीधा बोल दिया स्टॉक एक्सचेंज का एवरेज, कुछ स्टॉक सिलेक्टेड होते हैं उसके अंदर, जैसे सेंसेक्स के अंदर क्या है 30 कंपनी सिलेक्टेड है, तो निफ्टी के अंदर बहुत कंफ्यूजन है इसमें, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि 50 है या 51 है, क्योंकि लिखते हैं निफ्टी 50, कहते 50 कंपनी का स्टॉक है, काउंटिंग करने जाते तो 51 दिखते हैं। बोलोगे ये है क्या? चलो इस कंफ्यूजन को मैं बाद में दूर करूंगा आपको। कंपनी 50 है, स्टॉक 51 है। बोलोगे ये क्या बात कर रहे हो आप सर? क्योंकि एक कंपनी का 2 स्टॉक है उसके अंदर। एक कंपनी टाटा मोटर ने 2 तरह का इक्विटी शेयर इश्यू कर रखा है, एक नॉर्मल इक्विटी और एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट इश्यू कर रहा है, जिसको डीवीआर कहते हैं। तो टाटा मोटर का 2 स्टॉक होने की वजह से कंपनी तो 50 ही है, क्योंकि निफ्टी 50 है अगर, तो 50 कंपनी का ग्रुप है वो, तो 50 कंपनी का ग्रुप है, तो 51 कैसे हो गए? क्योंकि एक कंपनी का 2 स्टॉक उसके अंदर है, तो कंपनी तो 50 है बट स्टॉक उसका 51 है। तो अभी भी बोलने के लिए निफ्टी 50 ही बोलते, निफ्टी 51 नहीं बोलते, नाम ही उसका निफ्टी 50 है। तो ग्रुप कितने कंपनी का है? 50 का। स्टॉक कितने? 51। किसकी वजह से? टाटा मोटर की वजह से। अगर आज टाटा मोटर उसमें से निफ्टी में से निकाल दिया जाए, बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, निफ्टी में डाला निकाला जाता है? हाँ, वो ग्रुप है। मान लीजिए यहां पे एक ग्रुप बनाता हूं मैं, ठीक है जी, जीनियस स्टूडेंट का ग्रुप बनाते हैं। तो जीनियस स्टूडेंट के ग्रुप में जब तक आप जीनियस हो, जब तक आप, अब जब उसके बाद सोने लग जाओगे तो हम उस ग्रुप में से निकाल देंगे, हम बोलेंगे अब आप इस ग्रुप में आपका काम नहीं है अब आपका। या फिर हम एक हो सकता है सोने वाले ग्रुप स्टूडेंट का ग्रुप बना दे, तो हो सकता है फिर आप किस ग्रुप में चले जाओगे? आप सोने वाले ग्रुप के स्टूडेंट में ग्रुप में चले जाओगे आप। इसका मतलब वो एक ग्रुप बनाया गया है वो मेजरमेंट के लिए। तो 50 कंपनी का ग्रुप निफ्टी, 30 कंपनी का ग्रुप सेंसेक्स। तो ये बस आप इतना मैंने इसलिए बताया हूं क्योंकि जब भी आप अभी न्यूज देखोगे ना, तो सीधा वो लिंक करेगा किससे? वो मार्केट इतने से डाउन हुए हैं, डॉलर इतने % से हमारा अप हुआ है। तो ये सारा चीज है। तो मार्केट जब जब डाउन होंगे तो डॉलर हमारा क्या होंगे? एप्रिसिएट होंगे, ठीक है जी। तो 1-2 न्यूज आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अच्छा एक और चीज, ये जो अभी हमने बताया था आपको, ये FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब पैसे इंडियन मार्केट से निकालते हैं, ठीक है जी, तो मार्केट डाउन जाते हैं और डॉलर हमारा एप्रिसिएट होते हैं। उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कब होगा बताना? जब FII डॉलर इन्वेस्ट कर, मतलब पैसे इंडिया में लाएगा, तो उस टाइम मार्केट अप होंगे और डॉलर फिर क्या होंगे? डेप्रिसिएट होंगे, क्योंकि डॉलर का वहां पे सप्लाई बढ़ेगा। कैसे बढ़ेंगे? देखिए, जैसे अगर मैं इधर की बात करूं, दूसरा न्यूज अगर हो, मान लीजिए इंडिया के लिए कुछ अच्छा न्यूज होने वाला है, जैसे आप खुद सोचिए, आपको लगता है किसी कंपनी के साथ अच्छा होने वाला है, किसी एरिया में आपका प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो आप उस एरिया में अभी क्या करते हो? पैसे इन्वेस्ट कर देते हो। कल जब वो एरिया अच्छा हो जाएगा तो उससे आपको ज्यादा मिलेंगे, तो आपको बेनिफिट होंगे। तो फ्यूचर अच्छा होने वाला है तो इंसान उसमें पैसे लगाते हैं, फ्यूचर बुरा होने वाला है तो पैसे उसमें से निकालते हैं, ठीक है जी। तो इधर देखिए, मैं अगर दूसरा केस लूं, इसमें दूसरा केस ये भी हो सकता है, जैसे मैं आपको 2014 का मैं सिचुएशन दिखा दूंगा ग्राफ से, तो पता चल जाएगा। जब इंडियन गवर्नमेंट यहां पे आए इंडिया में, तब उससे 1 साल तक, मई से मार्च कितना होता है? मई टू मार्च, मई मार्च अप्रैल, 10 महीने कह सकते हैं। वो 10 मंथ में जो मार्केट है हमेशा ही अप हुआ, इस उम्मीद से कि कुछ अच्छा होगा, नए गवर्नमेंट अच्छे करेंगे। बट जब लगा कि अच्छे दिन तो अभी नहीं आए, आने वाले हैं, तो कहते जब आएगा तब फिर दोबारा पैसे लगाएंगे, अभी तो निकालने दो। तो मई में न्यू गवर्नमेंट आए 2014 मई में। मई से 2015 मार्च तक मार्केट में मोर देन 50% का अप मूवमेंट हो गए। अच्छे दिन आएंगे इस उम्मीद से लोगों ने पैसे लगाए, लगाते गए लेवल पे पहुंच गए। मार्च 2015, 4 मार्च 2015 था, अभी तक का लाइफ टाइम हाई। कहते अच्छे दिन अब तक तो नहीं आएंगे, जब आएंगे तब लगाएंगे, छोड़ो, पैसे निकालना स्टार्ट। निकालते फरवरी 2016 तक, ये इसी फरवरी 2016 तक मार्केट में दोबारा उस लेवल पे पहुंच गया जिस लेवल पे वो 10 महीने में अप हुए थे। फिर बजट आए, फिर बजट में लोगों को लगा कि नहीं ठीक ही है, फिर सारा चीज अच्छे हुए। फिर अब अच्छे दिन आएंगे इस उम्मीद से दोबारा मार्केट उस लेवल के आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले जो फरवरी से अब तक की जो सिचुएशन है वो मार्केट अपसाइड का है। तो मैंने आपको मई से लेके अब तक का सिचुएशन बताया। मई से मार्च अप,
फिर मार्च से फरवरी 1 साल में फिर दोबारा उस लेवल पे पहुंच गए और फिर उसके बाद से दोबारा अप हुए। तो मैं ग्राफ से भी दिखा देता हूं। इसका मतलब ऐसे सोचिए, अगर इंडिया में कुछ अच्छे होने वाले हैं, फ्यूचर अगर गुड है, अच्छा होने वाला है, तो बाहर वाले लोग पैसे कहते लगाओ, जब अच्छे होंगे तो हम क्या करेंगे, यहां कमाएंगे। उस केस में डॉलर लाते हैं ये। ऐसा अगर होगा तो इंडिया में डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा, डॉलर का सप्लाई इंक्रीज होगा। जब डॉलर का सप्लाई इंक्रीज होंगे तो डॉलर क्या होंगे जी, डॉलर डेप्रेसिएट करेगा। याद रखना, डॉलर डेप्रेसिएट करेंगे, इसका मतलब जो डॉलर अभी 67 चल रहे हैं वो हो सकता है 65 पे आएंगे, हो सकता है 62 पे आएंगे, हो सकता है 60 पे आएंगे। याद रखिए, डॉलर डेप्रेसिएट करने का मतलब है डॉलर का प्राइस कम होना। अगर आज के रेट पे रूपी 60 हो जाए बहुत बढ़िया, 70 हो जाए बुरा हुआ किसके लिए, बट अगर आप दूसरे नजरिए से सोचोगे ना तो कुछ और अच्छा होता है। रूपी जितना ज्यादा डेप्रेसिएट करे ना एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही अच्छा होता है। बोलोगे कैसे, अभी देखो हमने सिचुएशन लिया था। बहुत बार कहते कि रूपी डेप्रेसिएट करे परेशान हो रहे होते, तो ज्यादा परेशान की भी जरूरत नहीं होते अगर एक्सपोर्ट हो रहा होता तो। बट यहां पे ट्रेड सरप्लस नहीं है, ट्रेड डेफिसिट है। तो ट्रेड डेफिसिट क्या मतलब है बताएंगे आप मुझे, इंपोर्ट ज्यादा है। तो परेशानी इंडिया को रूपी डेप्रेसिएट होने से इसलिए होते क्योंकि यहां क्या है, इंपोर्ट ज्यादा है। तो इंपोर्टर के नजरिए से देखोगे तो नुकसान है, बट यहां देखिए आप, ये अगर एक्सपोर्ट के नजरिए से देखोगे ना तो रूपी का डेप्रेसिएट होना अच्छा है। देखिए ये एक्सपोर्ट का सिचुएशन है, देखिए कैसे। अभी अभी आपने बोला था कि डॉलर अगर डेप्रेसिएट करे, ये देखो डेप्रेसिएट कौन कर रहा है बताइए, डॉलर डेप्रेसिएट करे तो ज्यादा अच्छा है। डॉलर डेप्रेसिएट करने का क्या मतलब है बताइए, सोचो। मैंने उल्टा बोल दिया क्या, इसमें कुछ उल्टा बन गए क्या, सॉरी, हाँ ठीक है, डॉलर एप्रिसिएट हो रहे यानी कि रूपी डेप्रिसिएट कर रहे ना, ठीक है। अगर डॉलर एप्रिसिएट हो जाए ना तो मिस्टर इंडिया के लिए क्या है, फिर अच्छा ही है ना। डॉलर एप्रिसिएट का मतलब है रूपी डेप्रिसिएट करना। रूपी डेप्रिसिएट करना है तो और अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूं डॉलर 1 के बदले रूपी 100 पहुंच जाए, बोलिए क्या होगा बताओ, जेब में कितना आएगा, 100 रुपीज आएगा, जो कि अभी कितना आ रहा है 67। तो खुश होना चाहिए, बट इंडिया खुश नहीं होता। उसका रीजन ये है कि ये सिचुएशन कम है, उल्टा वाले सिचुएशन ज्यादा है। इंपोर्ट क्या है यहां पे ज्यादा है, तो इंपोर्ट ज्यादा होने की वजह से वहां पे कहते कि नहीं डेप्रेसिएट कर रहा है अगर रुपीज तो सिचुएशन अच्छा नहीं है। तो वो अच्छा है या नहीं वो न्यूज से पता चल जाएगा, देखिएगा। क्योंकि हम तो थोड़ा सा सिंपल होके बोलते हैं ना, उन लोगों को बोलने का नजरिया थोड़ा अलग होता है। ऐसे बोलते कि जैसे छोटा चीज बोलेंगे ना तो लगेंगे कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ जी, आइए आप आगे इधर। हाँ जी, अगर ये वाले सिचुएशन बन जाए ना तो इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं जी, यहां पे डॉलर डेप्रिसिएट करेंगे। और डॉलर डेप्रिसिएट करने का मतलब, ध्यान से देखिए, आए हैं ना पैसे इंडिया में, आया है तो पैसे कहां इन्वेस्ट हो रहा है, बोलो मार्केट में। तो सिक्योरिटी यहां क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। और सिक्योरिटी बाई करेंगे तो डिमांड क्या होगा बताइए, डिमांड इसका हाई है। और डिमांड अगर हाई होंगे तो बताना मार्केट क्या होंगे, मार्केट अप होंगे। तो एक चीज मैं आगे बोलूंगा आपको, जैसे पोर्टफोलियो अगर अभी पढ़ते तो इनवर्स रिलेशन की बात करते हैं, तो वहां पे मैं बताता हूं कि मार्केट के साथ यानी कि सिक्योरिटी के साथ डॉलर का जो होते हैं हमारा इनवर्स रिलेशन चलते हैं, ठीक है। और यही सिचुएशन गोल्ड के साथ भी है, यही सिचुएशन गोल्ड के साथ भी है। क्योंकि जब जब मार्केट डाउन होते हैं, ध्यान से देखिए, जब जब मार्केट डाउन होते हैं, ठीक है जी, तो पैसे को बचाने के लिए लोग अपने पैसे सेफ क्या कहते हैं एसेट्स में पैसे लगाना चाहते हैं। और लोग मानते हैं कि जो गोल्ड है वो सेफ है, वो हमेशा के लिए आपको बचा के रखेंगे। तो मैं आपको बताऊं, जिस दिन ब्रिटेन एग्जिट किया था उस दिन मार्केट में अगर डाउनफॉल था तो 2 साल के अपर लेवल पे पहुंचा था गोल्ड का प्राइस। गोल्ड का प्राइस 2 साल के अपर लेवल पे पहुंचे थे सेम डे, जबकि मार्केट जो था वो उस दिन पिछले 3 महीने के या 6 महीने के आसपास का वो लोअर क्या कहते हैं डाउन हुआ था। बाद में फिर लोगों को लगा चलो इसका इंपैक्ट तो धीरे धीरे दिखेंगे, उनको दिखेंगे तो उनको दिखते रहे, हमें तो अभी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आना है। तो फिर मार्केट क्या हो गए, रिकवर कर गए, ठीक है जी। तो ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको 1-2 न्यूज दिखा देता हूं।
पीछे पीछे जहां जहां बुरा हुआ था, 1-2 दिन का न्यूज है। एक तो मैं आपको सबसे पहले 28 अगस्त 2003 जो अब तक का सबसे, ये 2013 अगस्त की बात है जी, ये 28 अगस्त जो अब तक का लाइफ टाइम जो डेप्रेसिएटेड वैल्यू है रुपी का, वो उस दिन की वैल्यू है। ये लाइफ टाइम डेप्रेसिएटेड वैल्यू आप ऐसे समझ के चलिए, इंट्राडे में 70 के आसपास पहुंचा है, एग्जैक्ट 70 नहीं पहुंचा है। इंट्राडे का मतलब होते हैं सेम डे बाउंस होके अप हो गया, और फिर जब क्लोजिंग हुआ तो क्लोजिंग के टाइम फिर मार्केट क्या हो गए, थोड़ा सा डाउन हो गए। तो वो चीज है, तो क्लोजिंग हुआ था 68.8 पे, बट इंट्राडे में 70 के टच करने से थोड़ा सा नीचे था। ठीक है जी, तो वो लाइफ टाइम का अब तक का सबसे बड़ा डाउनफॉल है। सिर्फ अगस्त 2013 में 13% का डाउनफॉल थे, 14% का डाउनफॉल रुपी करेंसी में एक महीने के अंदर था। ठीक है जी, तो वो उस दिन की जो न्यूज है, एक बार देखिए 2-4-5 मिनट लगा के, ताकि थोड़ा सा कुछ पता चलेंगे। आवाज एट 9 में आज भी रुपया है सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अब रुपए की माया साउंड थोड़ा कम ही है, ये खराब हो गया है और कब तक गिरेगा ये कोई नहीं बता सकता। आज वो देखते ही देखते डॉलर के मुकाबले 70 के करीब पहुंच गया। संजय 18 साल की सबसे बड़ी गिरावट है, और आज थोड़ा सा वहां से वॉल्यूम तेज करना, 4% तक कमजोर हो गया है। थोड़ा सा ही करना। इस बदहाली में सोने चांदी की हैसियत बढ़ गई है, वो भी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन तेजी के। सोना 35,000 तक पहुंच गया है, तो चांदी 60,000 के करीब आ गई है। इधर इन सबके बीच देश की लीडरशिप एकदम बेबस नजर आ रही है। देश के सबसे अनुभवी बिजनेसमैन भी कह रहे हैं कि ना सरकार के पास कुछ सोच है और ना ही यहां पर विपक्ष कुछ कर पा रहा है। तो ये है आज की 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और मेरे साथ है तमन्ना इनामदार दत्ता जी। और एक नजर डालते हैं कुछ दूसरी बड़ी हेडलाइंस पर। कमजोर रुपए के बावजूद शेयर बाजार ने 550 पॉइंट की रिकवरी से चौंकाया, LIC की खरीदारी की खबर। इकोनॉमी को बचाने फेसबुक पर हमारी सरकार की है सबसे, और एक ही दिन में 4% टूट गया। आज इस्तीफा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हेड अशोक वेमूरी ने इस्तीफा दिया, संजय जलोन संभालेंगे जिम्मेदारी। फेसबुक पर हमारी सरकार की है सबसे कड़ी नजर, लोगों की गोपनीय जानकारी मांगने में दूसरे नंबर पर। सस्ते में हवाई सफर का बेहतरीन मौका, कंपटीशन। डॉलर के मुकाबले इसमें 2 दशकों की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट दिखी, और एक ही दिन में 4% 20 साल का सबसे बड़ा। इसने 68 का स्तर भी तोड़ दिया और 68-80 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ है। बॉन्ड यील्ड भी 9% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। आज में रुपए 256 पैसे टूटा है। दरअसल बैंकों की तरफ से डॉलर की मांग के चलते रुपए में कमजोरी बढ़ी है। एक दिन में 4% बहुत होता है। राजनीतिक दल भी काफी चिंतित दिख रहे हैं। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का मानना है कि मौजूदा आर्थिक हालात 1991 से भी खराब हो गए हैं और रुपया 80 तक भी पहुंच सकता है। Stop by itself when you are completely ruined. The manner in which you are conducting your economic policies, I mean, you have to recognize one fact which today the government or the economic reformers do not want to recognize. After 22 years of reform, you brought the country's economy back to 1991, or if not worse. बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को लगता है कि चुनाव होते ही इकोनॉमी के सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। The market, stock market is in a free fall. The rupee is in a free fall. And I have been saying this now, not out of politics, that the only thing which will stabilize the markets and the rupee at this point of time is for the government. चलो इसमें ज्यादा नहीं देखना है, उसके नेक्स्ट डे देखिए। ठीक है, बहुत सारी चीज एनालिसिस बताते हैं कैसे क्या हुआ, वो करते रहते हैं। ठीक है जी, एक और है उसके नेक्स्ट डे देखिएगा। नेक्स्ट डे मार्केट में जो है ना 2.5 रुपये के आसपास दोबारा रिकवरी कर लिया था मार्केट डॉलर को, यानी कि एक दिन डॉलर डेप्रेसिएट किए, अगले दिन डॉलर डेप्रेसिएट कर जाता है, 2.5 रुपये के आसपास का रिकवरी एक दिन में कर लेता है। आपको ग्राफ भी दिखाऊंगा अभी। अब देखिए, एक दिन में डॉलर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा, आरबीआई बीच में आके वहां पे डिसीजन लेते हैं। आरबीआई बीच में आके डॉलर का डिमांड कम करने के लिए जो लोकल जो बड़े प्लेयर है, जो ऑयल जो इंपोर्टर है,
हमारे इंडिया का जो ऑयल इंपोर्टर है वो सबसे बड़ा डॉलर का बायर है, वो उसको मार्केट से निकाला। इसको मार्केट से कैसे निकालते हैं? ऑयल एंड गैस कंपनी को कहते हैं कि आप एक काम करो, आप डायरेक्टली आइए, आरबीआई आपको डायरेक्टली डॉलर देंगे, मार्केट में लड़ने की जरूरत नहीं है। कहते डिमांड वहां से क्या कर दे रहा हूं मैं, कम कर दे रहा हूं, और उसकी वजह से डॉलर क्या होते हैं अगले ही दिन ₹2.5 के आसपास, जितना का एक दिन का जो डाउनफॉल था ने वो एक दिन में वो रिकवरी हो जाता है। ठीक है जी, तो वो देखिए उसका नेक्स्ट डे है, ये कुछ बताते हैं आपको। ये 29 अगस्त का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। थोड़ा आज सा वी तेज सुब्बा राव ने बतौर रिजर्व बैंक गवर्नर अपना आखिरी भाषण दिया। डायरेक्टली इस वहीं पे स्पीच लेके में जाता सुब्बा हूं राव ने आपको। बेबाक राय सामने फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये प्रोजेक्ट होगा और इसके ऊपर इसे अच्छा नहीं लगता है। हम बहुत क्लियरली एक तो साथ जोड़ रहे हैं। संजय जी, आपने सुना कि इंडस्ट्री ये सरकार भी जानती है, वन है सरकार के पास जो गोल्ड पा रहे हैं तो कम से कम या न आए, यही सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात। 5.4% के मुकाबले 4.6% के आसपास बनी रह सकती है। वहीं बड़े दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स जैसे क्रेडिट स्विस, बार्कलेज कैपिटल, नोमुरा, ये सब मैं आगे बता दूंगा आपको। ये सब कुछ ब्रोकिंग कंपनी वगैरह जो अपना एक्सपेक्टेशन वगैरह देते रहते हैं, उसके रिगार्डिंग मार्केट मूव करता है। की आशंका जताई है उन्होंने। जानकारों के मुताबिक इंडस्ट्री ग्रोथ में गिरावट, सर्विस सेक्टर पर भी स्लो डाउन के असर के चलते इस तिमाही में जीडीपी आंकड़ों में कमजोरी देखने को मिल सकती है। और आरबीआई के दखल के बाद आज रुपया संभला, लेकिन कितनी टिकाऊ है ये मजबूती? और रुपए की चाल सुधरने से बाजार का भी हौसला बढ़ा। बाजार का पूरा हाल बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। रिजर्व बैंक ने सरकार को सुनाई खरी खरी, कहा सुस्त ग्रोथ के लिए रिजर्व बैंक नहीं सरकार की ढीली नीतियां जिम्मेदार। तेल कंपनियों के डॉलर की जिम्मेदारी लेने के बाद रिजर्व बैंक रुपए को उठाने में कामयाब। रुपए आज 3% से ज्यादा चढ़ने में। एक चीज सुना होगा आपने, क्या बोला था, ध्यान से सुना आप लोगों ने। ऑयल एंड कंपनी को रिजर्व डायरेक्टली डॉलर बेचने की वजह से डॉलर देखिए रुपये कितने से इंक्रीमेंट हो गए, 3। पिछले दिन 4% से डाउन हुए थे, अगले दिन क्या हो जाता है 3% से अप हो जाते हैं। ठीक है जी, सफल। रुपए की तेज रिकवरी देख शेयर बाजार का हौसला बढ़ा। रिकॉर्ड टर्नओवर के साथ सेंसेक्स ने 400 पॉइंट की छलांग लगाई। जैसे रिकवरी होते हैं उधर से तो इधर भी आ जाते हैं, आपके मार्केट में भी अप मूवमेंट होंगे। पास होने पर किसानों को जमीन की कीमत का 4 गुना इसमें ज्यादा नहीं, जहां जहां जो जो चीज मेन था वो मैंने आपको दिखा दिया। एक और देखिएगा जिसमें बहुत ही बड़ा, अब तक के लाइफ टाइम में मैंने, मतलब जब से मैं मार्केट को जानता हूं, इतना बड़ा डाउनफॉल तो मैंने नहीं देखा जो 28 अगस्त 2015, आज से 1 साल आसपास पीछे की है। इतना बड़ा गिरावट तो मैंने अब तक नहीं देखा। एक दिन की डाउनफॉल आप चेक कीजिए। आज दुनिया भर के बाजारों के लिए कयामत का दिन था। इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी सभी जगह कत्लेआम मचा। गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट गए। चीन में मंदी के डर से सब कुछ एक दिन में 7 लाख सेंसस करोड़ में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। कल का भी हमारे लिए भारी दिन रह सकता है क्योंकि अमेरिकी बाजार में आज उथल पुथल दिख रही है। हालांकि निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखी है। इधर रुपए की हालत भी पस्त थी और वो 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। इधर कच्चे तेल भी 6.5 साल के निचले स्तरों पर लुढ़क चुका है। इन सब पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले देखेंगे हेडलाइंस। ग्लोबल मंदी की डर से बाजार में मचा कोहराम। सेंसेक्स में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए हुए स्वाहा। एक दिन में 7 लाख करोड़। इधर बाजार में काउंटिंग करने को डाल दो, काउंटिंग नहीं कर सकते। बड़ी बिकवाली आज कैश में की 5,781 करोड़ रुपए की बिकवाली। बाजार की भारी गिरावट पर सरकार की नजर। प्रधानमंत्री ने की हालात की समीक्षा। वित्त मंत्री ने बताया देश की इकोनॉमी मजबूत, किसी बेल आउट पैकेज की जरूरत नहीं। दुनिया भर के बाजारों में भी चौतरफा घबराहट। अमेरिकी बाजारों में तेज उतार चढ़ाव। 1000 पॉइंट तक फिसलने के बाद संभला डाउ, लेकिन यूरोपीय बाजार 5% तक टूटे। चीन का बाजार भी 8% नीचे आया।
बीच में डाउ बोला था, सुना है कभी? क्या है डाउ? जैसे अभी इंडियन मार्केट को बताने के लिए हम लोग निफ्टी सेंसेक्स बोलते हैं, वैसे अगर किसी को यूएस मार्केट में क्या चल रहा है अगर वो जानना होगा तो यूएस मार्केट का ग्रुप देखना पड़ेगा ना आपको। ये सब लिखवाऊंगा मैं, अभी तो बस थोड़ा थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ। डाउ जोन्स जो है ये यूएस मार्केट को इंडिकेट करते हैं। जैसे हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ग्रुप बनाया गया है 50 कंपनी का, और ग्रुप का वैल्यू अगर बढ़ता है तो निफ्टी बढ़ते, ग्रुप का वैल्यू घटता है तो निफ्टी डाउन होते। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स बनाया हुआ है, सेंसेक्स अगर 30 कंपनी का एवरेज है, वो ग्रुप है, वो 30 कंपनी का वैल्यू बढ़ते तो निफ्टी सेंसेक्स बढ़ते, 30 कंपनी का एवरेज में वैल्यू घटते तो सेंसेक्स डाउन होता है। वैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक ग्रुप है, वो 30 कंपनी का ग्रुप है, वो भी जो है हमारा डाउ जोन है। डाउ जोन अगर यूएस मार्केट में अगर अप होंगे तो डाउ जोन अप होंगे, और यूएस मार्केट डाउन होंगे तो डाउ जोन डाउन होंगे। ऐसे बहुत सारे हैं अलग अलग मार्केट का, सबका मैं आपको बताऊंगा। जैसे यूके का है FTSE फट से कहते हैं, उसमें 100 कंपनी का ग्रुप है। जापान का ले देखोगे तो निक्के है, क्या कहते हैं, कोरिया मार्केट देखोगे कोस्पी है। हर मार्केट के लिए अलग अलग एक ग्रुप बना हुआ है, तो जितने भी ये सारे मैं लिखवा दूंगा जो स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे। ठीक है जी, 1-2 मिनट और देख लीजिए। कच्चा तेल भी लुढ़का $40 के नीचे, 2 साल के नए निचले स्तर पर रुपए का भाव। आरबीआई गवर्नर ने कहा गिरावट पर लगाम के लिए सही समय पर उठाएंगे कदम। बाजार की भारी गिरावट के बावजूद कामयाब रहा इंडियन ऑयल का ऑफर फॉर सेल। सरकार ने जुटाया 9,300 करोड़ रुपए से ज्यादा। सेबी की बोर्ड बैठक में एफएमसी के मर्जर के नियमों को मिली मंजूरी। 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के आईपीओ पर एंकर निवेशकों की लिमिट भी हुई खत्म। केंद्र सरकार राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पार्टियों को बताया प्राइवेट संगठन नहीं मांग। लेकिन उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। छोटे करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना हुआ चलो कोई नहीं, इतना काफी है, ठीक है। बाकी ये जितने भी चीज मैंने अभी दिखाया है इसके लिए सारे इकोनॉमी का न्यूज आपको मिल जाएंगे, CNBC के नेटवर्क पे मिल जाते हैं। वैसे ET नाउ वगैरह भी है, बिजनेस चैनल पे आपको ये सारे न्यूज मिलेंगे। बिजनेस चैनल हमेशा यही चीज बताते ही रहेंगे आपको। तो जिसमें से आप एक हिंदी को लोगे तो CNBC आवाज जो भी मैंने दिखा रहा था ये CNBC आवाज का था। ये आपको रात को 9 बजे आते हैं CNBC आवाज, जो पूरा आपका इकोनॉमी का हाफ एन आवर में पूरे एनालिसिस देते हैं आपको। अगर आपको इकोनॉमी के रिगार्डिंग जानना है तो 9 बजे आप अगर रात को देख लोगे तो काम खत्म। उसी का रिप्ले देते वो 11 बजे रात को, ठीक है जी। बाकी अगर आप और भी देखोगे तो अगर क्या कहते हैं इंग्लिश चैनल पे जाओगे तो टीवी सीधा TV 18 है, CNBC का ही नेटवर्क है, और ET नाउ भी है उधर। और एक हिंदी में एक और मिलेंगे आपको जी बिजनेस करके, जी बिजनेस CNBC आवाज, या इधर TV 18 CNBC आवाज का ही TV 18 है, और ET नाउ एंड TV 18 हो गया इंग्लिश चैनल, और ये CNBC आवाज एंड जी बिजनेस हो गया आपके हिंदी चैनल, ठीक है जी। ये अगर देख लोगे किसी भी हाफ एन आवर तो पूरे इकोनॉमी का आपको डेटा आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है जी। अब चलिए हम आगे बढ़े। अगर तो जैसे मैं अभी कह रहा था, कुछ जो ये अभी ब्रिटेन जो एग्जिट किया था उस दिन का आप ये ग्राफ थोड़ा सा विजिबल है क्या आप लोगों के लिए? ये मैंने अभी ग्राफ कुछ यहाँ पे किया था, ये देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे। ये किसके रेस्पेक्ट में? ये मैं सिर्फ पाउंड का डाउनफॉल दिखा रहा हूं क्योंकि यूके के लिए बुरा हुआ है। यूके के बुरा, इतना बड़ा गिरावट कभी किसी ने देखा ही नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये कुछ 1.45 लेवल पे दिख रहे हैं, वो सीधा 1.3। ये ग्राफ है किसके रेस्पेक्ट में है? ये डॉलर के रेस्पेक्ट में पाउंड डाउन हुआ है, यानी कि एक पाउंड के रेस्पेक्ट में कितना प्राइस था, यानी कि ये प्राइस जो है ना ये पाउंड का प्राइस है, ठीक है। 1 पाउंड के लिए कितना डॉलर बनता है? तो आप ध्यान से देखिए, एप्पल सस्ता होगा तो एप्पल का प्राइस कम होते हैं ना, एप्पल का प्राइस कम होंगे। तो अगर पाउंड सस्ता होगा तो पाउंड का प्राइस कम होगा। तो पाउंड का प्राइस किस करेंसी में? नो, यहां डॉलर है। ये देखो, ये ऊपर लिखा है, बोलो कैसे पता चला? ये देखिए GBP USD लिखा है ना, GBP का ये सब मैं लिखवाऊंगा। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मेरे को यही लिखवाना है। GBP का क्या मतलब है? ये ISO कोड को इंडिकेट करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड GBP, USD का मतलब है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ये 3 लेटर का एब्रिवेशन है जो कि इंटरनेशनली यूज होते हैं। इसको ISO कोड ऑफ करेंसी कहते हैं, क्योंकि जो मार्केट में लिखा जाता है सिंबल के साथ कभी भी एक्सचेंज रेट नहीं लिखा जाता, क्योंकि सिंबल 2 करेंसी का एक हो सकता है। गलत बोला? बोलते ही नहीं ना आप लोग, बोलोगे तब ना पता चलेगा। अच्छा, पाकिस्तान का करेंसी रुपीज, सिंबल क्या है? RS। ओके, नेपाल का करेंसी रुपीज, सिंबल क्या है? RS। मैं लिखता हूं RS 10। बताना कहां का करेंसी की मैंने बात किया? मैंने लिखा RS 10। कहां के करेंसी की मैंने बात किया? पाकिस्तान, नेपाल।
नहीं पता चल रहा है, बिल्कुल सही। इसका मतलब यह रहा कि करेंसी सेम सिंबल हो सकते। जैसे अभी देखिए मैं लिखता हूं, मैंने लिखा कहीं पे, बताइएगा क्या है ये, किसने बोला? ये चाइना का युआन भी हो सकता है। चाइना का युआन का भी सिंबल यही है। उसका दो तरह का सिंबल है, एक चाइनीज में है और एक आपका नॉर्मल है। तो चाइनीज वाले सिंबल अलग है, नॉर्मल सिंबल ये है। तो आप मुझे बताइए, मैंने लिखा 100 तो आपने बोला एन, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या समझते हैं इसको, एन इसीलिए, बट आप जाओगे तो चाइना का जो युआन है उसका भी सिंबल यही है। तो कंफ्यूजन है या नहीं है? बट इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आईएसओ कोड बनाया गया है हर करेंसी के लिए। जैसे अगर जापान का करेंसी होगे तो जापानीज एन जेपीवाई होगा, और अगर ये चाइना का युआन होंगे तो सीएनवाई होंगे। चाइनीज युआन, सीएन चाइना से उठाया और वाई जो है युआन को बताता है, YUAN चाइनीज युआन। इसीलिए जो है वो आईएसओ कोड में बात करते हैं। तो ये देखिए इंडिया के लिए तो एक ही सिंबल, तो उसके लिए दूसरा थोड़ा मिलेगा आपको। चलो ये देखिए, ये जो मैंने अभी दिखाया था इधर, ये देखिए ये आपका 1 पाउंड का डॉलर में रेट दे रखा है। देखिए डॉलर करेंसी का प्राइस, अगर पाउंड का प्राइस कम होंगे तो क्या होगा, उसका प्राइस यानी कि डॉलर का क्वांटिटी कम होंगे। ये देखिए 1.45 से कहां तक डाउन होते हुए दिख रहा है, 1.35, 1.45 नहीं, आप देखिए उस दिन पहुंचा हुआ है कहां पे, ये देखो आप 1.5 के आसपास, विजुअल है पीछे तक, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो 1.5 से 1.35 कितने % का डाउनफॉल है देखिएगा, 1.5 से 1.35 तक आ गया। मान लीजिए किसी चीज का प्राइस है 1.5, वो डाउन होके आते हैं 1.35 पे, कितने का प्राइस है? मैं आपको बताऊं सिंपली, यहां कैलकुलेशन करने वाले जो मुझे नजर आया मुश्किल से 10 स्टूडेंट। क्या कर रहे हैं आप लोग? पढ़ने के लिए आए हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद रखिए अभी जो आप लोगों का कंसंट्रेशन है वो डू एंड डाई वाले सिचुएशन, यहां वही बैठा है। आप मुझे बताइए, एग्जामिनेशन सर पे है, चढ़ा हुआ है, और फिर आप क्लास में बैठे हो, इसका मतलब बिल्कुल ही आपको लग रहा था कि मेरे से संभलने वाला ये नहीं है, तभी यहां पे बैठे, अदरवाइज जरूरत नहीं था। आप याद रखिए एग्जामिनेशन के टाइम पे कितना माइंड पे प्रेशर होता है, वो तो झेल के यहां तक पहुंचे हैं ना जी, याद रखिएगा। यहां पे पहुंचने का मतलब है कि आप कुछ ज्यादा ही माइंड में क्या आपके पास स्ट्रेस है। मैं कह रहा हूं 5 दिन के अंदर निकल जाएंगे, तो अपना तो एफर्ट लगाओ ना। अब अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे, मैं कहता हूं कैलकुलेशन करो बैठ, कैसे दिख रही, क्या फायदा है? कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं लिख नहीं रहे हो आप। लिखते तो कंसंट्रेशन अलग होता है, मुझे पता है, जब लिख रहे होते हैं ना तो कंसंट्रेशन बना रहता है, नहीं लिख रहे तो कुछ तो करो कंसंट्रेशन बनाने के लिए, ठीक है। 1.5 से 1.35 गया, कितने का डाउनफॉल है बताइए, वापस आइए। हाँ जी, ये देखिए 0.15 का डाउनफॉल है ना, 35, 0.15 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100। सोचिए करेंसी में 10%, जब आप जिस दिन मार्केट को समझ जाओगे ना तब पता चलेगा करेंसी में अगर 10% का डाउनफॉल हो गया ना तो 1 रुपये लाके आप 100 रुपये कमा सकते हो एक दिन के अंदर, बट ये किसी को अनहोनी पता नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, ये देखिए ये एक और ग्राफ है, ये देखिए किसके रेस्पेक्ट में, देखो आप ऊपर लिखा हुआ है GBP EUR, पाउंड का प्राइस यूरो करेंसी में, पाउंड का प्राइस यूरो करेंसी में 1.3 से सीधा पहुंचा है 1.22 के आसपास। ये देखिए 1.3 माइनस 1.22, 0.92 का डाउनफॉल है, 0.942 डिवाइडेड बाय 1.3, ये देखिए मल्टीप्लाई बाय 100, 7, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक मिनट, 1.3 माइनस 1.22 डिवाइडेड बाय 1.3 मल्टीप्लाई बाय 100, 6.15, 6% का डाउनफॉल है। ये देखिए अगला रेस्पेक्ट में देखते ये देखिए ये पाउंड का प्राइस है किसके रेस्पेक्ट में, मैं थोड़ा सा इसको ना बढ़ा दिया, एक काम करो थोड़ा सा शायद ज्यादा बढ़िया दिखे, नहीं वही ठीक था। ये देखिए पाउंड का किसके रेस्पेक्ट में, ये रुपी, यानी कि 1 पाउंड का कितना, ये देखिए 100 था, ये देखिए 100, ये उस दिन की बात है जिस दिन ब्रिटेन एग्जिट किया था। ये देखो 100 से प्राइस कहां पहुंचा, ये देखो, ये जो लेवल देखोगे ना ये 90 और 95 दोनों के बीच में कितना होता है, ये कुछ कम दिख रहा है सेम डे पे, वो बाद में जाके वो फिर और भी, अभी जो है आपका 80 के आसपास चल रहे हैं, ठीक है जी। तो अब देखिए ये कितना हमारा में इसमें कम था डाउनफॉल। ऐसे देखिए दूसरा भी, चलो निकालते रहिएगा आप लोग। ये देखिए GBP NPR, मैंने नेपलीज रुपी से भी करेंसी किया था कि क्या नेपलीज रुपी के करेंसी में भी डाउनफॉल हुआ है क्या, तो ये देखिएगा, ये देखो यहां के रेस्पेक्ट में भी डाउन हुआ है। इसका मतलब पाउंड करेंसी वर्ल्ड के कोई भी ऐसा करेंसी नहीं था जिसके रेस्पेक्ट में वो डिक्रीज ना हुआ हो, क्योंकि सबने उस कंट्री से अपना पैसे क्या करा, निकाला।
जिसके भी पैसे उस कंट्री में लगे सबने अपना निकाला, हर के रेस्पेक्ट में पाउंड करेंसी क्या हुए, डाउन हुए। तो इसका मतलब समझ जाइए बुरा होने वाला है किसके साथ, यूके के साथ, हमारे लिए नहीं। स्मार्ट बना है वो, सबने बोला है स्मार्ट आप बने हो ना, इंडिपेंडेंट रहना है, रह के दिखाओ, 1 साल के बाद पता चलेगा, 1 साल के बाद वहां पर रिसेशन होंगे। अब उससे ग्लोबल स्लोडाउन में जाएगा नहीं जाएगा वो बाद की बात है, क्योंकि ये देखिए मैंने कुछ आपको ग्लोबल स्लोडाउन की जो बात कर रहे थे, अब आप सोचिए यूएस में बैंकरप्ट हुआ लेमन ब्रदर, हैं जी, यूएस के इन्वेस्टमेंट एनबीएफसी थे वो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, 4th लार्जेस्ट एनबीएफसी थे। यूएस में बैंकरप्ट हुआ तो ग्लोबल स्लोडाउन क्यों हो गया, क्योंकि आज के रेट पे एक कंट्री कोई भी कंट्री नहीं बच सकता। ये देखिए कुछ ग्राफ है, ये ग्राफ, ये मार्केट का ग्राफ है, निफ्टी का ग्राफ है। ये थोड़ा सा मुझे मैं इंक्रीज कर देता हूं इसका साइज, ये कुछ विजिबल है जी, दिख रहा है, सॉरी कहां आ गए हम, ये देखिए, ये देखिए, ये मार्केट का साइज आपको नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं, इसको बढ़ा के दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये एक लेवल है ना जी, ये लेवल पे देखिएगा इधर कितना दिख रहा है आपको, ये देखो ये लेवल है, यही लेवल था ना ये 6000 के आसपास। निफ्टी का जो मेजरमेंट होते हैं ना वो पॉइंट्स में होते हैं, वो कैसे मेजर किया जाता है मैंने बोला ना। अब देखो हर चीज तो एक दिन में हम नहीं जान सकते ना, थोड़ा सा ऐसा भी नहीं है कि निफ्टी से बिल्कुल ही आप लोगों को नहीं पता, मैंने थोड़ा बता दिया कि ग्रुप ऑफ दी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए आप एक एसबीआई का शेयर खरीद लो, आप एक एचडीएफसी खरीद लो, एक इन्फोसिस खरीद लो, 3 शेयर खरीद लिया। अब तीनों में अब कोई जरूरी नहीं कि तीनों कंपनी का शेयर एक दिन में बढ़ जाएगा, कुछ एक कंपनी का शेयर बढ़ा, 2 कंपनी का शेयर घटा, तो एवरेज में क्या होगा बताओ, डाउन गया। तो आप बोलोगे ना कि मेरे पोर्टफोलियो का वर्थ क्या हुआ बताओ, डाउन हुआ। तो आपके लिए जो पोर्टफोलियो 3 कंपनी का बनेगा वैसे ही निफ्टी 50 कंपनी का पोर्टफोलियो है। अब उसका मेजरमेंट कैसे होते हैं, तो पॉइंट से होते हैं, ऐसे समझो आप, ठीक है। वो कैसे मेजरमेंट किया जाता है मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन के साथ। तो देखिए ये 2000, ये मेरे को लग रहा है डेटा लाना ही पड़ेगा, चलो, अरे सॉरी, ये ना कुछ एक ये पावर पॉइंट में मैंने बनाया हुआ था, तो मैं सोच रहा था इसी से काम चला लूँ ताकि मेरे को ऑनलाइन ना जाना पड़े, क्योंकि ऑनलाइन में फिर बहुत टाइम लग जाते हैं, सारे डेट वगैरह सिलेक्ट करना पड़ता है। ये देखिएगा थोड़ा डेटा नीचे दिख रहा है, ये कब की डेटा है, ये 2008 का है, ठीक है जी, 2008। ये लेवल को थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, ये लेवल देखिएगा, ये लेवल, ये पॉइंट वाले, ये लेवल पे आप थोड़ा सा नजर रखिएगा। मैं इधर ये देखिए लेवल कितने के आसपास है, 6000, बहुत बढ़िया, 6000। अब फिर देखिएगा ये कब की बात है, ये 2008 की। फिर देखिएगा 2009 का लेवल जाके देखना, 2009 ये है बीच वाले, देखिए ये लेवल को आप थोड़ा देखिएगा, इस लेवल से भी नीचे है ये मार्केट, ये देखिए 3000 के आसपास। सोचिएगा मार्केट में कितने परसेंट का डाउनफॉल है, 50%। इमेजिन भी नहीं कर सकते कोई। आपको मैं बता दूं, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो 2009 में जो मार्केट से एग्जिट किया था, उनका दोबारा कॉन्फिडेंस 2015 में आया है, क्योंकि ये ऐसा चीज है ना, यानी कि वो 2000, मैं आपको बताऊं, कभी भी मैंने मार्केट में, जिस टाइम ये 2008 की बात है ना, उस टाइम मेरा क्लास चल रहा था, तो उस टाइम मेरे को स्टॉक एक्सचेंज समझ नहीं आता था, ना तो किसी सरोवर ने किसी ने बताया था, सीधा सिर्फ बीच में बोल देते थे। इतना सुसाइड के आज नोटिस आ गए, मतलब इतना डेटा है आज से सुसाइड का, तो मार्केट से सुसाइड होते। अब मुझे समझ आता है कि वो जिस टाइम मेरा क्लास चल रहा था तो 50% डाउनफॉल वाले है, और 50% डाउनफॉल मैं बताऊं 10% का डाउनफॉल नहीं झेल पाता हूं मैं तो मार्केट में, क्योंकि मेरे भी पैसे लगे होते हैं। 10% क्या 5% का मार्केट में झेलने की ताकत नहीं होते हैं अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हो। तो अगर डेरिवेटिव में ट्रेड करोगे ना, तो किसी स्टॉक में अगर 5% का डाउनफॉल हो गया तो आपके प्रिंसिपल जा चुके होते हैं 100%। डेरिवेटिव ट्रेडिंग वाले में मार्केट में 5% का डाउनफॉल है तो ऑलमोस्ट आपका प्रिंसिपल का 100% तो नहीं बोल सकते, 10% में प्रिंसिपल जा चुका होता है। अगर मार्केट में 10% का डाउनफॉल हो गया तो आपका जो प्रिंसिपल का इन्वेस्टेड है वो आपका जीरो हो चुका है। 50% पे तो कितना माइनस होगा। वो जो आप देख रहे थे ना, जो 7 लाख करोड़ एक दिन में जो डाउन हुआ था, ये 24 अगस्त 2015 को, उस दिन चाइना मार्केट में 2 बार लोअर सर्किट लगे थे। गलत बोल दिया, वो कुछ सर्किट वर्किट कुछ नहीं होता है, भूल जाइए, क्योंकि मुझे भी सर्किट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, बाद में मैं बताऊंगा आपको। मार्केट में ट्रेडिंग बंद कर दिया जाता है,
मार्केट का जो मैनेजमेंट होते हैं ना, वो ट्रेडिंग ही नहीं करने देता, सस्पेंड कर देते हैं। एक स्पेसिफाइड परसेंटेज से ज्यादा अप या ज्यादा डाउन हो जाए ना, तो मार्केट में ट्रेडिंग बंद कर देते हैं, ताकि ज्यादा पैनिक सा सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो लोगों को बचाने के लिए वहां क्या करते, सर्किट लगाते। उसमें रीजन यही था कि वो डाउनफॉल इतना ज्यादा था, पैसे आउटसाइड का लगा हुआ था, सबका प्रिंसिपल डूब रहे थे, तो इसीलिए अपने पैसे बचाने के लिए और ज्यादा सेल प्रेशर हो गया था। जैसे यहां होते हैं ना, मैं अभी यहां बोलूं आपको, बॉम्ब है भागो, यहां बॉम्ब है भागो, आप क्या करोगे देखिएगा। नहीं भी होगा ना, तो कुछ ना हो तब भी गेट पे एक दो को इंजरी होके वो पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल। मैं कहता हूं देखो, जल्दी से क्लासरूम खाली करना है, 1 मिनट की 2 मिनट के अंदर जल्दी से निकलिए आप लोग बाहर, कुछ नहीं होगा, आराम आराम से क्या हो जाएगा, गेट से सब निकल जाएंगे। बट ये बोला जाए बॉम्ब है भागो, तो देखिएगा अब वहां पे जो सिचुएशन होते हैं वो पैनिक सा सिचुएशन होती है। तो मार्केट में कभी कभी यही होता है, बॉम्ब है भागो, तो जो भी ना होना चाहिए ना उतना बुरा हो जाता है एक साथ। ठीक है जी, तो ये सारा चीज जो ये देखिए, ये जो आपको अभी देख रहे थे डेटा, जो ये 50% का डाउनफॉल है, ये उसी वो लेमन ब्रदर की वजह से। आप देखिएगा मैंने कुछ ग्रोथ का यहाँ पे डेटा रखा है, ये देखिएगा कुछ आपको ग्रोथ दिख रहे होंगे, ये कुछ ग्राफ है। ठीक है जी, ये देखिए, ये इंडियन जीडीपी एनुअल ग्रोथ है और यूएस का जीडीपी ग्रोथ है ये। ठीक है जी, ये देखिएगा नीचे थोड़ा सा आप ये देखिए 2009 के आसपास एक यूएस का डेटा है, एक इंडिया का है। आप मुझे बताइए, जब यूएस में हुआ तो इंडियन इकोनॉमी क्यों गया? ऐसे डेटा बहुत सारे और भी कंट्री का है, आप सब में देखोगे तो एक यूएस रिसेशन में, एक यूएस की वजह से सिर्फ एक कंट्री का जीडीपी डाउन नहीं होते हैं, वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सारे कंट्री को लेके जाते हैं। यही रीजन होता है कि किसी भी एक कंट्री का बैड न्यूज आते हैं तो क्या हो जाते हैं, पूरा ग्लोबल मार्केट जो क्राइसिस में जाते हैं उसका रीजन यही होते हैं, क्योंकि सारे कंट्री जो है एक दूसरे से आज के रेट पे डिपेंडेंट है। चलो ये तो थोड़ा सा इकोनॉमी की बात था, इसको हम लोग अब इसको क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा वो एक लिंकेज था कि डॉलर एंड मार्केट का जो है ना जी, देख लेंगे कभी ग्राफ से हम देखेंगे तो मैं आपको ग्राफ दिखा दूंगा। निफ्टी एंड डॉलर को कंपेयर करके वो नीचे जा रहा होगा तो ये क्या होगा, अपसाइड होंगे, कभी मैं दिखा दूंगा अभी। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने ये लॉजिक लिखने की कोशिश भी किया है वहां पे आपको बुक पे, पेज नंबर 11 पे। ठीक है, ये चीज यही चीज मैंने यहां भी आपको लिख के दे दिया है। देखिए, एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर एंड डाउनफॉल इन मार्केट, दोनों को हमने लिंक किया यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हमने एक और चीज दिया कि डेप्रिसिएट जब डॉलर होंगे तो मार्केट में क्या होंगे, हमारा अप मूवमेंट होंगे, जो मैंने डायग्राम बनाया था वो यहाँ पे लिख दिया। तो याद रखिए, यानी कि हमारे मार्केट में जो करेंसी का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन दिख जाए तो समझ जाना कि वो इमीडिएट कोई एक मार्केट में न्यूज होंगे जिसकी वजह से इतना ज्यादा अप एंड डाउन होता है। ठीक है जी, न्यूज के बेसिस पे मार्केट फ्लक्चुएट करता है, ये चीज याद रखिएगा।